Hello everyone. So today we will discuss about decision tree and decision table. So name ही suggest कर रहा है decision tree and decision table. So simply हमारी दोनों चीज़ें किससे related हैं? Decision से. यानी कि जब हमें कोई decision लेना होता है हमारी organization के अंदर तो हम क्या करते हैं उसमें दो तरीके का यूज़ कर सकते हैं, या तो decision tree की help से decision ले सकते हैं या decision table की help से decision ले सकते हैं. So ये दो ऐसे टूल हैं जो हमारा हेल्प करते हैं एक एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजन लेने में. सो लेट्स स्टार्ट विद डिसीजन ट्री. मीनिंग ऑफ डिसीजन ट्री. A decision tree give a graphic view of the processing logic involved in the decision making and the corresponding action taken. यानी कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस के बेस पे आपको एक फाइनल एक्शन लेना होता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन. सो जो भी हमारा डिसीजन होता है वो उन कंडीशन के बेसिस पे होता है. और डिसीजन ट्री क्या होता है, उन्हीं कंडीशंस को और एक्शन को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि अगर आप ट्री की बात कर रहे हो तो वो क्या है, इसका मतलब ग्राफिकल फॉर्म में होगा, किसी चार्ट की या ग्राफिक की फॉर्म में होगा, और वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सो डिसीजन ट्री क्या है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो उसका एक बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, एक डिसीजन प्रोवाइड करते हैं. और वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में. द एजेस ऑफ द डिसीजन ट्री रिप्रेजेंट कंडीशंस. अब मैंने बताया कि हमारा जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें हमारी दो चीजें होती हैं, कंडीशंस एंड एक्शंस. जो हमें कंडीशन गिवन होती है ना उसी के बेस पे आप एक्शन करते हो. फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप कोई एग्जाम अटेंड करते हो तो उसमें पहले कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं और उन कंडीशंस को आप पढ़ के देन आप आंसर देते हो. सो वो आंसर क्या है, आपका एक्शन है, जिसको हम बोलते हैं फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें उस पेपर को, उस एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस. सो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या एक्शन लेने हैं, ये जब रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री. और जो उसकी एजेस हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कंडीशंस को, और उसकी लीफ नोड जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्शन को. जब हम आगे डेफिनेशन और उसका जो डायग्राम देखेंगे उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ये देखो, ये हमारा डायग्राम है. सो सबसे पहले है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आपको गुड्स को, आपकी एक कंपनी है उसमें एक पर्सन कस्टमर आया जिसको गुड क्या चाहिए थे, क्रेडिट पे चाहिए थे, और एक आया जो कैश पेमेंट कर रहा था लेकिन उसको डिस्काउंट चाहिए था. तो हमारी कंडीशंस क्या है कि आपको क्रेडिट पे चाहिए या कैश पे चाहिए. फर्स्ट है क्रेडिट पे. देखो आप, नेचर ऑन ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या है, ऑन क्रेडिट, यानी कि आपको उधार पे देना है. सो बैड क्रेडिट रिकॉर्ड, तो हमारी कंडीशंस क्या होंगी कि हम उसके क्रेडिट रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं. सो बैड क्रेडिट रिकॉर्ड यानी कि उसके जो पहले क्रेडिट रिकॉर्ड हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसने कहीं और से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो अब तक पैसे पे नहीं किए हैं, या उस पे अब भी कोई ऐसे केसेस चल रहे हैं कि ये पे नहीं करता, फ्रॉड करते हैं. सो हम क्या कर देंगे, उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर देंगे. सो ये हमारा फाइनल क्या हुआ, डिसीजन हुआ. किस बेस पे हुआ, हमारी कंडीशन की बेस पे. हमारी कंडीशन क्या थी कि ऑन क्रेडिट वो लेना चाहता है. जब हमारा कस्टमर आया तो उसने कंडीशन रखी कि वो सामान तो खरीदना चाहता है लेकिन फिलहाल उसे उधार पे चाहिए, क्रेडिट पे चाहिए. सो उस कंडीशन के लिए हमें क्या लेना था, डिसीजन लेना था. तो उसके लिए हमने दो एक्शन की स्टडी करी कि उसका क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है, गुड है या बैड है. जब उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हमें बैड मिला तो हमने क्या डिसीजन ले लिया कि हम क्या कर देंगे, उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर देंगे. गुड क्रेडिट रिकॉर्ड. अगर हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है, अच्छा है, यानी कि हमने देखा है कि जिससे उसने कभी भी क्रेडिट पे सामान लिया है तो टाइमली पेमेंट कर दी है, अगर इंटरेस्ट पे करना होता था तो इंटरेस्ट भी पे कर दिया है, तो हमें क्या लगता है कि हमारा अच्छा कस्टमर है, पे कर देगा, तो हम क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो हमारे डिसीजन क्या हुए, रिजेक्ट ऑर्डर एंड एक्सेप्ट ऑर्डर. वो किस बेस पे हुए, हमारी कंडीशन की बेस पे कि हमारे कस्टमर ने क्या कंडीशन रखी थी, क्रेडिट पे लेना है. फिर हमने क्या एक्शन किए कि हमने क्रेडिट की उसको स्टडी की कि बैड क्रेडिट रिकॉर्ड है या गुड क्रेडिट रिकॉर्ड है. सो हमने क्रेडिट वाले का देख लिया कि उसकी कंडीशन क्या थी, एक्शन क्या थी और डिसीजन क्या हो सकते हैं. सिमिलरली कैश में क्या है, जो कस्टमर हमारा कैश में गुड खरीदने आया है उसने क्या बोला है, उसको डिस्काउंट चाहिए. तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपका जो कस्टमर है वो आपको 100 रुपए की चीज खरीदेगा और आप उसको 80% डिस्काउंट दोगे. डिस्काउंट किस बेस पे होगा कि आप कितने परसेंट, कितने वैल्यू की चीज जो है खरीद रहे हो. सो अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो आपकी 1000 से क्या है, ज्यादा है, तो आप कितना दोगे, 30% डिस्काउंट दोगे. यानी कि जो प्राइस है, जो कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद रहा है तो आप 30% का डिस्काउंट देते हो. अगर वो 1000 से क्या कर रहा है, कम का खरीद रहा है और 500 से ज्यादा का खरीद रहा है, यानी कि 500
500 से 1000 के बीच में खरीद रहे हैं तो 20% का, और 500 से भी कम का खरीद रहे हैं तो 0% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हमारी कंडीशन क्या थी कि वो कह रहा है कि हाँ भाई वो कैश पे लेने के लिए रेडी है पर उसे डिस्काउंट चाहिए। तो हमने एक्शन क्या किए, क्या स्टडी की कि आप कितनी कॉस्ट का ले रहे हो। अगर आपकी कॉस्ट 1000 तक है तो हमने डिसीजन लिया कि हम 30% डिस्काउंट देंगे, 500 से 1000 के बीच में है तो 20% डिस्काउंट देंगे, और 500 से भी कम का कर रहे हो तो हम 0% डिस्काउंट देंगे। सो ये हमारा क्या है, एक ट्री है जो हमें डिफाइन करता है कि हमें कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। अब आप किसी भी कंपनी में गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, अगर आपका डिसीजन ट्री है तो आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मिल जाती है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम यही एग्जाम्पल लेके चले तो अब चाहे जितने भी कस्टमर आए, हमें क्या होगा, उन्हें परसुएड करने की जरूरत नहीं होगी। हम उन्हें अपना डिसीजन ट्री बता देंगे कि हम इसी चीज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। सो हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सो डिसीजन ट्री हमारी बेटर और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और जो किस चीज में डिवाइड कर देता है हमारी एक सिचुएशन को कंडीशंस एंड एक्शन में। जो कंडीशन हमें गिवन होती है उसके पॉसिबल एक्शन देखे जाते हैं और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री की एडवांटेजेस क्या हैं, हेल्प द एनालिस्ट इन आइडेंटिफाई एक्चुअल डिसीजन, यानी कि जो भी एनालिस्ट है, जो भी वर्कर है, उसको क्या हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में, एक्चुअल डिसीजन लेने में। अब हमने इस एग्जाम्पल में ही पढ़ा कि हमने डिसीजन मेकिंग कितने अच्छे से की कि हमें अगर क्रेडिट पे देना है तो हम ये एक्शंस की स्टडी करते हैं और देन फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो हमारा जो भी एनालिस्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करता है, उसको एक एक्चुअल और बेटर डिसीजन में हेल्प करता है, ये हमारी एडवांटेज है। देन सीक्वेंसिंग ऑफ डिसीजन, यानी कि सीक्वेंसिंग होती है डिसीजन की, उसमें क्या गिवन है कि ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही डिसीजन है। हमारा डिसीजन एक लॉजिक के बेस पे है, एक प्रोसेस के बेस पे है। जैसे हमने क्वांटिटी में कर रखा था कि हमारी जो कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, और जो हमारा डिसीजन है वो क्या है, सीक्वेंस के बेस पे है। सबसे पहले कंडीशंस आती हैं, देन एक्शंस आते हैं, एंड देन हमारा क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया। सो डिसीजन ट्री क्या करता है, आपको सीक्वेंसिंग ऑफ डिसीजन में हेल्प करता है। एक्सप्रेस वेरीफाई दी लॉजिक, यानी कि आपका जो डिसीजन होता है वो लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया, नहीं, उसके पीछे आप एक वेरीफाइड, एक वैलिड लॉजिक दे सकते हो कि हमारा ये डिसीजन ट्री है, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है कि हम आपको क्या क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे, या फिर कितना डिस्काउंट मिलेगा। सो जो भी आपका डिसीजन है उसके पीछे एक वेरीफाइड लॉजिक आपको मिल जाता है। देन रिवीलिंग का मतलब क्या है कि आपके लिए एक अच्छा जो डिसीजन है वो आपको प्रेजेंट करता है, आपको एक बेटर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी देता है, रिवील कर देता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। देन एफिशिएंट, ऑब्वियसली अगर आपकी जो वर्किंग है वो आपका डिसीजन है बेटर होगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगी, ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। जितने अच्छे आप डिसीजन लोगे उतना ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है, उतना ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रॉफिटेबल बनाता है। सो ये क्या करेगा, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार ये हम जो इनिशियली वर्क स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स लगता है। अब हमने सिर्फ दो चीजें देखी हैं कि ऑन क्रेडिट एंड कैश, लेकिन अगर हम डिफरेंट देखते, बहुत से कस्टमर आ जाए, उनकी अलग अलग डिमांड हो, अलग अलग परसेप्शन हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि बहुत सी हमें क्या है, लीफ निकालनी होती है, बहुत से रूट्स हो जाते हैं। देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स फॉर्मेट, कि अगर हमें ये ना पता हो कि इसका फॉर्मेट कैसा है, इसको कैसे बनाना है, डिसीजन ट्री कैसे बनाया जाता है, तो फिर हम इससे बेटर डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमें इसके फॉर्मेट के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और दूसरा क्या है कि हमें कॉम्प्लेक्स लगता है अगर हम ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। सेकेंड इज डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल भी क्या है कि जो आपकी जो एक्शंस हैं और आपकी कंडीशंस को यूज करता है और क्या करता है, आपको एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही होता है, यानी कि टेबल की फॉर्म में ही दिखाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिसीजन ट्री में हमने क्या बोला कि कई बार जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन डिसीजन टेबल उसी चीज में हेल्प करती है कि जो हमारा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी हम इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल। अ डिसीजन टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक इन अ टेबुलर और मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि टेबल की फॉर्म में जब हमारे एक्शंस को और कंडीशंस को शो किया जाता है और एक बेटर डिसीजन मेकिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन टेबल।
पार्ट्स ऑफ डिसीजन टेबल। अब हमने डिसीजन ट्री में देखा था तो उसके 2 पार्ट्स में करते थे हम, एक्शंस में और कंडीशंस में। जो हमारे डिसीजन टेबल है वो 4 पार्ट्स में होता है, कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, रूल एंड एक्शन एंट्रीज। सो कंडीशन स्टब क्या होता है, द अपर रो ऑफ द टेबल स्पेसिफाई द वेरिएबल्स और कंडीशंस टू बी इवेल्युएटेड, यानी कि जो जो कंडीशंस हमारी गिवन है, यानी कि कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वो किस में आ जाती है, कंडीशन स्टब्स में आ जाती है। सो जो जो हमारी कंडीशंस होती हैं उसे हम किसे में इंक्लूड करते हैं, कंडीशन स्टब के अंदर। देन एक्शन स्टब, एक्शन स्टब क्या होता है, द लोअर रो ऑफ द टेबल, यानी कि नीचे वाली जो टेबल की रो होगी वो किसको डिफाइन करेगी, एक्शन स्टब की। और एक्शन स्टब क्या दिखाता है कि उन कंडीशन के बेस पे हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। देन रूल, अ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रूल, यानी कि रो को हमने बता दिया, अपर रो होती है कंडीशन स्टब, लोअर रो होती है एक्शन स्टब, और जितने भी कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूल। The action entries, a rule implied that if a condition is true then the corresponding action is to be executed, यानी कि हम कौन उन कंडीशन के बेस पे कौन कौन से एक्शन पॉसिबल हैं उनको हम येस और नो में आंसर कर देते हैं अपनी टेबल में, और उसके बेस पे क्या करते हैं, हम बेटर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट हैव 2 टाइप्स, लिमिटेड एंट्री टेबल एंड एक्सटेंडेड एंट्री टेबल, यानी कि जब आपका जो डाटा है आपकी टेबल में आप क्या करते हो कि जो आपने कंडीशन लिख ली उसके बाद आप दिखाते हो कि उसके क्या क्या हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं। एक कंडीशन के बेस पे उसके कितने एक्शंस हैं, अगर वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उन सब के आगे हम क्या करते हैं, या तो राइट का टिक लगा देते हैं या फिर वाई का येस लिख देते हैं। और अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो रॉन्ग यानी कि टिक लगा देते हैं और क्या करते हैं, या फिर नो लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। जो भी हमारी टेबल है वो राइट, रॉन्ग, वाई और एन में कंप्लीट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड एंट्री टेबल, यानी कि उनकी जितनी भी एंट्री हैं वो हमारी क्या है, लिमिटेड है, वाई एन राइट रॉन्ग में हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि ना तो वो कंडीशन क्या हो रही है, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है और ना ही कंप्लीटली डिससेटिस्फाई है, तो उसके लिए हम ना तो राइट लगा सकते और ना ही रॉन्ग लगा सकते, यानी कि ना तो हमारे येस और नो के अंदर आ रही, ना ही राइट और रॉन्ग के अंदर आ रही, तो वो क्या है, हमारी एक्सटेंडेड एंट्री टेबल, यानी कि वो थोड़ी सी लिमिटेड नहीं है, हमारे राइट रॉन्ग येस नो के अंदर लिमिटेड नहीं है, उसे हमें और भी डेफिनेशंस देनी होती हैं। ये है हमारा जो उसका चार्ट है। सो हमारी कंडीशन है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक एम्प्लॉय चाहिए जो क्या होना चाहिए, शार्प भी होना चाहिए एंड डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए, यानी कि शार्प विद माइंड एंड डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ये हमारी क्या है, कंडीशन। जब हम इंटरव्यू लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी कंडीशन, हम उसी एक पर्सन को, इंटरव्यूअर क्या करेगा, उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगा जो शार्प भी है और डिसिप्लिन्ड भी है। अब हमारे 4 इंटरव्यू आए, यानी कि 4 इंटरव्यू लोगों के हमने क्या लिए, इंटरव्यू लिए। फर्स्ट क्या है, शार्प भी है और डिसिप्लिन्ड भी है, इसलिए हमने फर्स्ट में क्या लिख दिया, वाई वाई। सेकंड क्या है हमारा, शार्प तो है लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं है, सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शार्प है तो वाई यहाँ लिख देंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो एन, यानी कि नो। फिर थर्ड हमारा जो एम्प्लॉय, जो हमारा इंटरव्यू देने आया है वो क्या है, शार्प नहीं है लेकिन डिसिप्लिन्ड है। और फोर्थ क्या है, ना तो वो शार्प है और ना ही डिसिप्लिन्ड है। तो फर्स्ट हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमारी कंडीशंस क्या है और वो कैसे कैसे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एक है जो दोनों में क्या है, शार्प भी है और डिसिप्लिन्ड भी है, एक ना तो शार्प है ना डिसिप्लिन्ड है, और 1, 2 और 3 क्या है, एक एक चीज को सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके बेस पे हम क्या एक्शन लेंगे, हमने देख लिया हमारी कंडीशन क्या है, उसमें से सेटिस्फाई कौन कौन सी हो रही है। अब एक्शन क्या हो सकते हैं, फर्स्ट है अपॉइंट प्रोग्रामर। हम क्या उनको 4 तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। फर्स्ट है एज ए प्रोग्रामर, दूसरा होगा उसे ट्रेनी, अपनो यानी कि जो ट्रेनिंग करते हैं उसे ट्रेनिंग मिलेगी प्रोग्रामर की। थर्ड है ट्रेनी ऑपरेटर एंड फोर्थ डोंट अपॉइंट, यानी कि हम उसे अपॉइंट ही नहीं करेंगे। तो वो कैसे होगा, फर्स्ट हमारा केस क्या है, वो शार्प भी है और क्या है, डिसिप्लिन्ड भी है। अगर वो शार्प है, डिसिप्लिन्ड है तो हम ये लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्रॉस का क्या डिफाइन करता है कि हमने उसे एज अ क्या किया है, अपॉइंट किया है एज ए प्रोग्रामर। दूसरा जो था उसमें क्या था, सिर्फ शार्प था, डिसिप्लिन नहीं था, तो उसमें हमने उसे कैसे अपॉइंट किया है, ट्रेनी के रूप में, ट्रेनी प्रोग्रामर। थर्ड है जो डिसिप्लिन्ड है लेकिन शार्प नहीं है, वो हमारा क्या अपॉइंट हुआ है, ट्रेनी ऑपरेटर। और जो हमारा फोर्थ था, यानी कि ना तो वो शार्प था ना ही डिसिप्लिन था, तो उसको हमने क्या किया, अपॉइंट ही नहीं किया। सो हमने इजीली डिसीजन मेकिंग कर ली कि हमें उसको अपॉइंट करना है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल, यानी कि हमने डिसीजन टेबल बनाई, ये देख लिया कि कौन सा एम्प्लॉय, जो भी हमारे इंटरव्यू देने आया है वो हमारे एम्प्लॉय बनने के लायक है या नहीं, यानी कि जो हमें कंडीशन चाहिए वो है या नहीं, जैसे हमें शार्प एंड डिसिप्लिन चाहिए था। सो उसके बेस पे हम एक्शन लेंगे कि उन्हें कैसे अपॉइंट करना है, किस पोस्ट पे अपॉइंट करना है।
देन एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन टेबल, कि डिसीजन टेबल की एडवांटेजेस क्या है, ईजियर टू ड्रॉ, अभी हमने एग्जांपल देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे बनाना, सिंपली पहले हमें कंडीशन देखनी होती है जो सेटिस्फाई करते हैं, उसमें y और n लिखते जाते हैं, यस और नो लिखते जाते हैं, एंड देन एक्शन में क्या करते हैं उसके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड इज कैन बी चेंज्ड इजीली, कि अगर हमें कोई भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमें ये लिखना था कि जो हमारा सेकंड वाला है वो डिसिप्लिन्ड भी है, तो इस n की जगह हम इजीली y लिख सकते हैं, इजीली यस कर सकते हैं। सो ये इजीली चेंज की जाती है, ऐसा नहीं है कि इनकी मॉडिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, जो भी आपका डाटा है वो एक मीन्स ऐसा नहीं है कि ये रेयर है और आपका मीन्स आपको कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल जो है वही चीज शो करेंगे और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। हेल्प इन विजुअलाइजिंग ऑल आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, कि उस सिचुएशन के उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने आउटकम हो सकते हैं वो सारे हम देख सकते हैं। जैसे हमने 4 आउटकम लिए थे, अपॉइंट प्रोग्रामर, अपॉइंट ट्रेनी प्रोग्रामर, अपॉइंट ट्रेनी ऑपरेटर एंड डोंट अपॉइंट। सो हमें जितने भी आउटकम्स रिजल्ट हो सकते हैं सब पता चल जाते हैं। सजेस्ट सुटेबल एक्शन, यानी कि क्या क्या एक्शन हम ले सकते हैं उसके बेस पे हमें सजेस्ट किया जाता है, हम फाइनल डिसीजन बेटर ले सकते हैं। जैसे हमने लिया कि हमने फर्स्ट को क्या है प्रोग्रामर अपॉइंट किया, और जो फोर्थ था ना तो वो शार्प था ना डिसिप्लिन, तो हमने उसे अपॉइंट किया ही नहीं। सो हम सुटेबल डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है डिसीजन टेबल की, इट रिप्रेजेंट पार्शियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है ना ये उसको सॉल्व नहीं करते हैं, पार्शियल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जिसके अंदर लिमिटेड शार्पनेस एंड डिसिप्लिन थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कैसे करें, ना तो हम y लिख सकते और ना ही हम n लिख सकते। सो कई बार क्या करता है हमारा पार्शियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट शो लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमने डिसीजन ट्री में किया था कि हमारे पास एक कंप्लीट लॉजिक होता है, लॉजिकल ट्री की तरह हम फॉलो करते हैं उसे, ऐसा डिसीजन टेबल में नहीं होता। कई बार इसका कोई लॉजिक नहीं दिखता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने अगर ऐसा देख लिया कि हमारा जो इंटरव्यू देने आया था वो ज्यादा डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए हमने उसमें n कर दिया, तो ये हमारा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम उसे कंप्लीटली इनडिसिप्लिन नहीं कह सकते, तो इसीलिए हमारा क्या ये एक लॉजिक शो नहीं करता है। If you have any doubt, please mention in comment section.